नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाम के 6 बजे हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं ये कार्यक्रम, जिसमें कृषि क्षेत्र से हुए अलग अलग विषयों के बारे में हमारी चर्चा होती है और आपकी भी इसमें भागीदारी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फोन लाइन के जरिए आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि किसानों के लिए आज बेहद ही खास दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि सरकार की एक बेहद ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत करोड़ों किसानों के लिए 11वीं किस्त जारी आज कर दी गई है। इस मौके पर करीब 10,000 करोड़ जो किसान हैं, उससे ज्यादा लोगों के लिए 21,000 करोड़ रुपए जो है वो हस्तांतरित किए गए हैं सीधे बैंक खाते में। और इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखा आपने किस तरह से 10 करोड़ से ज्यादा किसान आज लाभान्वित हुए हैं और उन्हें शुभकामनाएं मिली है प्रधानमंत्री की। बहरहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें इस कार्यक्रम में आज किन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हमारी चर्चा होगी वो है फसलों में उर्वरकों का प्रयोग और इसके अलावा खरीफ में बीज की उपलब्धता। दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस बीच आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि बेझिझक मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे, तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रमेश वर्मा, जो कि वरिष्ठ प्रबंधक विपणन है इफ्को नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर कपूर चंद शर्मा, जो कि महाप्रबंधक है राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर रमेश वर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है संतुलित प्रयोग करना। तो क्या हम अर्थ समझे संतुलित उर्वरक के प्रयोग से? थोड़ा अगर आप हमें विस्तार से समझा पाएं। देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग से मतलब है कि जो हमारी भूमि जिसमें हम खेती कर रहे हैं उसमें जो पोषक तत्वों का क्या स्तर है और फसल की क्या आवश्यकता है, तो उसके अनुरूप हम जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं उसे हम संतुलित उर्वरक उपयोग कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये कि एक तो जैसे हमारा खेती के जो मुख्य आदान है, यदि बीज की बात करें, बीज के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण आदान है वो हमारा उर्वरक है। और अभी यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा ये काफ़ी महंगा आदान है और इनका किफ़ायत से इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि उससे हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहे और हम एक अच्छा जो फसल उत्पादन है वो भी ले सकें। और इसके अलावा जो हमारे जो फसल उत्पाद है उसको बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी अच्छा बना सके। और हमारे सबसे खास जो इसमें है कि फसल की जो एक स्वास्थ्य है उसको भी हम बनाए रखें। बिल्कुल, और इन्हीं बातों को ध्यान रखना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, तभी वो कम लागत में अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। और किन किन बातों का खास तौर पे इस दौरान किसानों को ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों का उपयोग जरूरी होता है, लेकिन हमें उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। फसलों में संतुलित उर्वरकों के उपयोग का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को समुचित मात्रा और उचित अनुपात में मिट्टी में उपलब्ध कराना है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं, जिससे फसल भी अच्छी हो जाती है। किसानों को फसल की किस्म, मृदा गुण और उर्वरक में तत्व के मूल्य के आधार पर उर्वरकों का चयन करना चाहिए। बोई जाने वाली फसल की किस्म के आधार पर उर्वरक का चयन करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि फसल विशेष किसी तत्व विशेष की उपलब्धता से अधिक उपज देती है। इसके अलावा उर्वरक का परिस्थितियों के अनुसार सही समय पर उपयोग करना चाहिए। सही समय पर वो होता है जब पौधों को उस तत्व की ज्यादा जरूरत होती है। फास्फोरस और पोटाश की जरूरत पौधों को अपने प्रारंभिक काल में जड़ वृद्धि के लिए ज्यादा होती है। ऐसे में इन उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय के आधार पर देनी चाहिए। क्षेत्र विशेष के अनुसार फसल चक्र को अपनाते हुए उर्वरकों का उपयोग फायदेमंद रहता है। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से संतुलित उर्वरकों का जो प्रयोग है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर शर्मा अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर वर्मा ने भी कहा, महत्वपूर्ण आदान है बीज कृषि में। ऐसे में हमें बताएं, जो अच्छी पैदावार किसान हासिल करना चाहते हैं, तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए अच्छे बीज का होना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? बीज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कृषि के उत्पादन में। अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है, हम अच्छी पैदावार अवश्य प्राप्त करेंगे। जैसे कि एक कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे जी। अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करेंगे, अच्छी गुणवत्ता का बीज इस्तेमाल करेंगे, तो 15 से 20% का जो पैदावार है उसका उत्पादन हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम संतुलित और सस्ते जो क्रियाएं हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है, अपनी मृदा की जांच करा करके फर्टिलाइज़र की डोज देंगे और सारी क्रियाएं जो केवी के या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आपके एरिया के लिए बताई गई हैं उनका अगर इस्तेमाल करेंगे तो 40 से 45% तक पैदावार हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छे बीजों के चुनाव का क्या अर्थ होता है और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बीज के बिना खेती नहीं की जा सकती। बीज खेती की जान होते हैं, क्योंकि अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। ऐसे में किसान को बुआई हमेशा अच्छे और उन्नत किस्मों के बीजों से ही करनी चाहिए। शुरू से ही बेहतर उत्पादन में अच्छे बीजों का अहम स्थान रहा है। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% ज्यादा कृषि उपज देता है। किसान को बीज लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बीज हमेशा अपने इलाके के हिसाब से ले और बीज हमेशा प्रमाणिक स्थान से ही खरीदे। बीज अधिकृत दुकानदार से ही ले। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत होती है। राष्ट्रीय बीज निगम इस ओर सराहनीय काम कर रहा है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते व तैयार करते हैं तो उन्हें इससे ना अच्छी पैदावार मिलती है और ना बाजार में अच्छी कीमत। अशुद्ध बीज बोने से एक ओर उत्पादन तो कम होता ही है और दूसरी ओर अशुद्ध बीज के कारण भविष्य के लिए अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता। अशुद्ध बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। साथ ही आखिर में उपज का बाजार भाव भी कम मिलता है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित लाभ नहीं मिल पाता। अगर किसान चाहे कि उनके अनावश्यक खर्चे कम हो और अधिक उत्पादन व आय मिले, तो उन्हें फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। आइए इस रिपोर्ट के बाद चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वर्मा आपसे जानना चाहेंगे, आपने संतुलित उर्वरक के जो प्रयोग है उसके महत्व के बारे में हमें बताया, लेकिन एक किसान कैसे जाने कि उसकी जो मिट्टी है, उसका जो खेत है, उसे किस तरह के उर्वरक की जरूरत है?
देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे जो ज़रूरी है वो है कि जब भी हम मतलब खेती करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और उसमें हम किस प्रकार से उर्वरकों का निर्धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम मिट्टी की जाँच एक लगातार उसमें करा सकते हैं। जैसे मतलब प्रतिवर्ष यदि 2 साल में हम कम से कम एक बार मिट्टी की जांच हमें अवश्य करवानी चाहिए, जिससे हमें सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, ये सरकार द्वारा काफ़ी एक अच्छी स्कीम चलाई गई जिसके अंदर किसान का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी मिट्टी का, और उसमें सबसे ये है कि किसान भाई उन जो सिफारिश हैं मिट्टी जांच के आधार पे, उसमें हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो मिट्टी का जो पोषक तत्वों का स्तर क्या है और किन पोषक तत्वों की हमें उसमें कमी है और किन पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है, जिस हिसाब से उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। और किसान उसके अनुसार यदि मतलब उसको उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो एक अधिक लाभ ले पाएंगे और हमारा जो उर्वरकों का जो अनावश्यक दुरुपयोग है उसको भी हम रोक पाएंगे और हमारी जो कम खर्च में किफ़ायत से संतुलित उर्वरक का उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बीज हो या उर्वरक, अनावश्यक रूप से या फिर अशुद्ध रूप से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे मेरा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर अशुद्ध बीज का इस्तेमाल किसान जो है वो कर लेता है तो किस तरह के नुकसान का सामना उसे करना पड़ता है? किसान को सबसे ज़्यादा अगर अशुद्ध बीज का इस्तेमाल अगर करता है तो सबसे पहले उसको जो पैदावार जो मिलनी थी वो पूरी पैदावार नहीं मिलती है, और उसको एक तो पैदावार नहीं मिलने की वजह से उसको पैसे की हानि होती है, और खेत में भी उसको अगर मिक्सिंग, उसमें जो बीज है उसमें अगर मिक्सिंग है, दूसरी फसलों के बीज मिले हुए हैं या फिर जर्मिनेशन उस बीज की सही नहीं है, तो फिर उसके खेत में जो नंबर ऑफ जो प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए वो पूरी नहीं बैठती है, उससे किसान की पैदावार कम होती है और किसान को जो उसको मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य पूरा नहीं मिलता है। साथ ही खरपतवारों की समस्या का अलग सामना करना पड़ता है, तो इसलिए बचना चाहिए अशुद्ध बीजों का चुनाव करने से। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। शोभरन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। शोभरन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि संतुलित उर्वरकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में बताइए जो समेकित इस्तेमाल है उसका क्या अर्थ है और किस तरह से किसानों को करना चाहिए? जी, समेकित हमें उर्वरक प्रयोग से मतलब है कि जब हम केवल खेती में हम केवल रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा हम जैसे जो जीवांश मात्रा युक्त खाद है, जैसे हमारा गोबर की सड़ी गली अच्छी खाद है, कंपोस्ट खाद है और हरी खाद है, जो जैव उर्वरक हैं जिनको हम जीवाणु खाद के नाम से भी जानते हैं, तो इन पद्धतियों का भी हम हमारे इस खेती में समावेश करें ताकि उसमें एक संतुलन भी बना रहे और मृदा का स्वास्थ्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारी खेती में उत्पादन लेने का, तो उसको भी हम बरकरार रखें। तो उससे ये होगा कि हम मृदा को स्वास्थ्य भी बनाए रखेंगे, उसका उर्वरकता जो स्तर है उसको भी बनाए रखेंगे और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजों के बारे में। तो बताएं हमें कि किस तरह से जो बीज का चुनाव किसान करते हैं, तो उस दौरान अक्सर आपने क्या पाया है कि किसान किस तरह की गलतियां कर जाते हैं? किसान सबसे पहले अपने एरिया की जो जलवायु है उसके अनुकूल कई बार बीज नहीं खरीद पाता है, या फिर वो अगेती अगर जो फसल जून जुलाई में लगनी है उसकी खरीदारी अगर अप्रैल में ही कर लेता है तो इसका मतलब वो फसल अर्ली लगने वाली है, अगेती फसल है, और उसको 2-3 महीने अपने घर पर रख लेता है और बाद में उसको लगाता है, तब उसमें पैदावार उसकी बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी जब बिजाई करनी है, बिजाई के अनुरूप ही फसल का चयन करें। अगर वहाँ पे उसके लिए पानी की अगर समस्या रहती है तो जो रेनफेड की जो असिंचित क्षेत्र की सब जो किस्में हैं वो इस्तेमाल करें, और अगर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है तो जो इरिगेटेड क्षेत्र के लिए अधिसूचित किस्में की गई हैं उन किस्मों का इस्तेमाल करें। किसान भाई इस तरह से अगर चयन नहीं कर पाते हैं तो उनको समय और धन दोनों की हानि होती है।
जी बिल्कुल। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो डालचंद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम भिंडी बेंड हो रही है और कीड़े लग रहे हैं। भिंडी में कीड़े लग रहे हैं? हाँ, और बेंड हो जाती है। अच्छा, झुक जा रही है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, कौन सी दवाई डॉक्टर है? वर्मा बताएं हमें कि ये क्या वजह इसकी हो सकती है, क्या उर्वरकों में या सूक्ष्म पोषक तत्वों में किस तरह की कमी से ऐसा हो सकता है? नहीं, जो कीड़े लगने की जो समस्या है वो आपका इसमें जो एक कीट जो होता है अपना जो फल छेदक कीट है उसका प्रकोप हुआ है, और उसके उपाय के लिए आप बेहतर होगा कि अपने जो नज़दीकी जो आपके जो कृषि विभाग है या केवीके हैं उनसे संपर्क करके वो आपको उसमें जो उचित इसके लिए जो कीटनाशक दवा का आपको संस्तुति कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल करके आप इसका नियंत्रण कर पाएंगे। जी जी डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही आपसे भी जानना चाहूंगी अगर कोई सुझाव आप देना चाहेंगे डालचंद जी को। आपके इसमें आप उसको देखिए, जो आपका तना है, भिंडी का जो तना है उस तने में वो कीड़ा होगा, उसको तना छेदक बोलते हैं। अच्छा। और उसके लिए आप जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आते हैं, सिंथेटिक दवा आती है और एक कॉन्टैक्ट वाली भी आती है, तो इसमें जो क्योंकि ये अंदर घुसा हुआ है इसके लिए सिस्टेमिक दवा इस्तेमाल आपको करनी है। आपको डायमेथेट है और दूसरी कई कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं जो रसचूसक कीटों के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये कीड़ा अंदर है तो उसको आप दवाई उस पर स्प्रे करेंगे तो दवाई पौधे के अंदर जाएगी और जब पौधे को ये कीड़ा खाएगा तो भी ये कीड़ा मर जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं, उस तने को तोड़ करके आप मिट्टी में दबा दीजिए ताकि वो कीड़ा भी खत्म हो जाएगा, और जो ऊपर से जो तना आपका खराब हुआ है वहाँ से फिर दूसरी फुटाव स्टार्ट हो जाएगा और फुटाव होने पे आपकी जो भिंडियाँ हैं वहाँ पे फिर लगनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो डालचंद जी, मुझे उम्मीद है कि इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा, और साथ ही जैसे कि आपको यहाँ पर सुझाव मिला है कि आप किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में 2 बेहद ही महत्वपूर्ण आदानों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उर्वरक और बीज। इनके बारे में अगर कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। पूजा जी इस वक्त सीकर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी पूजा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। क्या हम मूंग की खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं? जी आइए जानते हैं डॉक्टर वर्मा। जी, ऐसा है कि मूंग और जो अन्य दाल वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें हमें जो बुआई के समय जो डीएपी खाद दिया जाता है उसी से मतलब जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है। चूँकि दलहनी फसलें खुद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं तो उसमें खड़ी फसल की यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि मान लीजिए फसल कमज़ोर है और उसमें तो आप जैसे एक अभी इफ़को ने एक नैनो यूरिया करके एक तरल उर्वरक निकाला है जो नैनो तकनीक आधारित बहुत ही विशिष्ट उत्पाद है। उसका प्रयोग दलहनी फसलों में किया जा सकता है और फसल की खड़ी फसल में यदि कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि
जो हमारे जल घुलनशील उर्वरक हैं, जैसे आपका 19-19-19 है या NPK 18-18-18 है, इन पोषक तत्वों का भी खड़ी फसल में जो पत्तियों में छिड़काव करके उपयोग किया जा सकता है। जी पूजा जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे कि बीजों के चुनाव को लेकर किस तरह की सावधानियाँ किसानों को बरतनी चाहिए, कुछ और सुझाव अगर आप देना चाहें। किसानों को सबसे पहले तो अच्छी दुकान से बीज का जो खरीदारी करनी चाहिए। साथ ही साथ बीज को खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पैकेट है कटा फटा ना हो कहीं से भी, और उस पर प्रमाणित जो बीज खरीदना है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए। उस पर प्रमाणित बीज का टैग लगा होता है, जो एक नीले कलर का टैग होता है। उस टैग को देखना चाहिए। उस पर जो बैग होता है, बैग के ऊपर जांचना चाहिए कि इसकी शुद्धता कितने % है और इस पर वैलिडिटी, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज, वो उस पर लिखा है कि नहीं लिखा है। साथ ही किसान भाइयों को ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसकी कहीं एक्सपायरी तो नहीं है। जो आप बीज खरीद रहे हैं उसकी जो वैलिडिटी है उस बीज की वैलिडिटी के अंदर ही है या उसकी जो बीज जो एक्सपायर हो गया है। साथ ही साथ किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बीज वो खरीद के ले जा रहे हैं वो उनकी जलवायु के लिए, उनके एरिया के लिए और उनकी खेत के लिए जो सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार देखा गया है किसान भाई, जैसे मैं भी पीछे बात कर रहा था कि सिंचित क्षेत्र है, तो सिंचित क्षेत्र के लिए अगर हम असिंचित वैरायटी को इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे फसल को, तो वहाँ पे हम जो हमें पैदावार है जो मिलनी चाहिए थी वो पैदावार नहीं मिल पाती है। तो किसान भाई अपने जो नज़दीकी कृषि विभाग है, KVK है या विश्वविद्यालय है कृषि का, वहाँ से सही जानकारी लेकर के और या जो ये प्रोग्राम जो कृषि के होते हैं उन प्रोग्रामों में भाग लेकर के आप अपनी जो नई वैरायटी कोई वहाँ के लिए ईजाद हुई है या वहाँ के लिए एरिया के लिए रिकमेंडेड है तो उसी वैरायटी को इस्तेमाल करना चाहिए, वही फसल का चुनाव करना चाहिए। वो ऐसा करने से किसान भाई एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, समय की बचत भी ले सकते हैं साथ साथ, और किसान भाइयों को एक अच्छे कमाई और अच्छी पैदावार इससे मिल सकती है। डॉक्टर शर्मा, हम आपकी जगह आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ ही कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। राधे श्याम जी जयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधे श्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो राधे श्याम जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका रुख कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं अपना नाम और कहां से कॉल कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं कृपया। हाँ जी, मुझे ये जानकारी चाहिए था। जी सतीश जी, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम सतीश है, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। इस सफेद तिल की उन्नत किस्म कौन सी है जी, और ये क्या राष्ट्रीय उत्पादन बीज निगम से उपलब्धता हो पाएगी इसकी? ऑनलाइन भी मिलता है क्या? जी ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा। सतीश भाई जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन बिक्री करने का भी। अभी ऑनलाइन बिक्री हमने शुरू नहीं की है वेजिटेबल में। अभी हम जो ये ऑनलाइन बिक्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, जल्दी में ही आपको NSE के वेजिटेबल के बीज ऑनलाइन मिल जाएंगे। जहाँ तक दूसरी फसलों के बीज का सवाल है उसमें थोड़ा अभी समय लगेगा। और आप जो वैरायटी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ के लिए एक GT5 वैरायटी है, GT 5 नंबर, वो देखना पड़ेगा आपके यहाँ के लिए रिकमेंडेड है या नहीं है। एक RT 351 है, वो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है या नहीं है। ये एक आपके कृषि जो अधिकारी हैं वहाँ पे कृषि विभाग है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद 351 RT 351 जो है वो आपके क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है, और ये वैरायटी का बीज NSE के यहाँ पे आपको मिल सकता है। जी बिल्कुल सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर वर्मा आपसे जानना चाहेंगे, जो उर्वरक प्रबंधन है उसके लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक
ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें क्योंकि हमें उर्वरक जो भी हम इस्तेमाल करें उनका इस तरह से करना है कि उनका हम अधिक से अधिक लाभ भी ले पाएँ और हम किसी तरह के मतलब जो मृदा है और हमारा जो वातावरण है उसको प्रदूषण से बचा पाएँ। क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि किसान भाई जैसे यूरिया का इस्तेमाल काफ़ी अधिक कर रहे हैं जी, और जबकि पोटास का जो उपयोग है अधिकतर किसानों द्वारा नहीं किया जाता है या बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिससे असंतुलन की स्थिति हो जाती है। और वैसे भी यदि हम बात करें तो चूँकि यूरिया किसान के लिए सस्ता है, जैसे भी यूरिया का अगर एक बोरे की बात करें 266 रुपये 50 पैसे उसका मूल्य है, जबकि यदि उसका वास्तविक मूल्य हम देखें तो वो करीब 3000 रुपये से भी अधिक का है। और ऐसे ही जैसे डीएपी की यदि बात करें तो डीएपी का भी एक काफ़ी जो जैसे 1350 रुपये का थैला आता है और उसकी जो उपयोग जो एक पोषक उपयोग क्षमता है वो केवल 15 से 20% ही होती है। बाकी आपका ज़मीन में वो अघुलनशील जो कंडीशन में आपका जमा हो जाता है और पौधे को नहीं मिल पाता है। और यूरिया की बात करें तो यूरिया का जो हम 30 से 40% ही फसल के काम आता है, बाकी सारा जो वाष्पीकरण या जो पानी के साथ बह के या उसका जो गैस फॉर्म में उसका जो नुकसान उसमें हो जाता है। तो इसलिए ऐसे में जो नीम लेपित यूरिया अब आने लगा है उससे क्या फायदा हुआ है? देखिए अभी इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक जैसे सरकार ने 2015 से नीम लेपित यूरिया को अनिवार्य कर दिया है। अब जो खेती में जो भी उपयोग हो रहा है वो नीम लेपित यूरिया का ही उपयोग हो रहा है। और उसका क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उसका जो अपने नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो नुकसान होता है, जो वाष्पीकरण या जो उसका विभिन्न प्रकार से नुकसान होता है, उसको वो रोकने में सक्षम होता है और उससे करीब 10 से 15% उसकी जो उपयोग दक्षता है वो बढ़ाने में योगदान मिलता है। और ऐसे में अभी बताना चाहूँगा कि इफ़को ने एक नैनो यूरिया तरल अभी शीघ्र ही अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने ये विकसित किया है और अभी किसानों को ये बाज़ार में उपलब्ध है। यदि वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके सबसे बड़ा फायदा है एक तो पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर वर्मा, माफ कीजिएगा, बहुत ही अहम विषय पर आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से आगे जानना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मुरली मनोहर जी इस वक्त चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुरली जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गन्ना में सूखने की बीमारी इस समय क्यों लग जा रही है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे। गन्ने से जुड़ा आपका सवाल है, जी बताइए। गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल है, सूखने की बीमारी इस समय क्यों लग जाती है, उसका उपाय कुछ है? सूखने की बीमारी लग जा रही है। देखिए इसमें मुरली मनोहर जी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इसके अंदर जैसे आप पहले ये उसमें निरीक्षण करके ये उसमें चेक कर लें कि वो किसी कीड़े के आक्रमण से तो ऐसा नहीं हो रहा है या किसी कोई पोषक तत्व की कमी है। जनरली ये समस्या किसी कीट के आक्रमण के प्रकोप होता है तो ही ये इस तरह की समस्या आती हैं। तो इसके बेहतर निदान के लिए ये आवश्यक है कि आप उसका जो कोई नमूना या इस तरह की जो उसमें है वो आप अपने कोई नज़दीकी जो केवी या जो भी हैं उनको दिखाएंगे, क्योंकि अब ऐसे बता पाना संभव नहीं होगा कि उसमें कीट का है प्रकोप है, क्योंकि जनरली ये कीट की समस्या उसमें लगती है। तो इसका आपका पहले आप निरीक्षण करें और उसमें अगर कीट की समस्या है तो उसके लिए आपको जो इसके लिए संस्तुत कीटनाशक है उनका उपयोग करना होगा। जी डॉक्टर शर्मा, आप भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं? हाँ, आप अगर उस पौधे को पकड़ करके आप उखाड़ कर देखेंगे, अगर वो आसानी से उखड़ जाता है, ज़मीन से बाहर निकल आता है, तो हो सकता है उसमें दीमक का प्रकोप लगा हो। आप उसको देखिए। अगर उसमें आप ये भी देखिए कि उसकी जड़ों में कहीं गांठें तो नहीं बनी हुई। अगर गांठें बनी हुई होंगी तो नेमाटोड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने खेत पे निरीक्षण खुद भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर दवाई अपने कृषि वैज्ञानिक या दूसरे जो आपके वहाँ पे केवी के हैं या फिर यूनिवर्सिटी अगर पास में, तो वहाँ सैंपल ले जा करके आप उसका जांच करा करके सही निदान पा सकते हैं। बिल्कुल। मुरली मनोहर जी, विस्तार से आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिल गया है। आगे बढ़ेंगे हेलो किसान कार्यक्रम में। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रचना जी जयपुर राजस्थान से। अर्चना जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अर्चना जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो नैनो यूरिया है जी, नैनो यूरिया जो है वो जयपुर में खाद बीज भंडार दुकान पे मिलेगा या केवल इसको के आउटलेट है वहीं उपलब्ध हो पाएगा?
जी, आइए जानते हैं। जी अर्चना जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो अब जो नैनो यूरिया है वो सभी जगह उपलब्ध है और इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए जो ifcobazaar.in करके एक वेबसाइट है, उस पर आप लॉगिन करें और उस पर आप 240 रुपये जो मूल्य है उससे आप घर बैठे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो सहकारी समितियां हैं और जो इफ़को के जो किसान सेवा केंद्र हैं वहाँ पे भी है उपलब्ध है। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर डॉक्टर वर्मा कि ये जो नैनो यूरिया की बात कही जा रही है, तरल यूरिया की बात कही जा रही है, ये सिर्फ बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उर्वरक प्रबंधन के मामले में एक क्रांति से आगे आ जाएगी। क्या वजह है इसकी, क्या खूबियाँ हैं ऐसी इसमें? देखिए, इसमें यह है कि नैनो यूरिया के जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि ये पर्यावरण के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। क्योंकि प्राय जो जनरली यूरिया का जो इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या होता है कि हमारा जो जल है, हमारी मृदा है और हमारी जो वायु है उस पर काफ़ी प्रदूषण उत्पन्न होता है, जबकि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ये सभी जो जीव हैं, फसलें हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा इसके उपयोग से क्या होता है कि जो हमारी उत्पादन तो बढ़ता ही है और उत्पादन बढ़ने के अलावा जो इसकी जो पोषण गुणवत्ता है, हमारे उत्पाद की जो पोषण संबंधित गुणवत्ता है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। और इसकी यदि उस सबसे खास बात जो है, सामान्य यूरिया 30 से 40% केवल पौधों को उपलब्ध हो पाता है, जबकि ये 85% से भी अधिक पौधों को उपलब्ध हो पाता है और उपज के बढ़ाने के साथ साथ जो पोषण गुणवत्ता है वो भी बढ़ाता है बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। जी, तो काफ़ी खूबियां हैं इस तरल यूरिया में, इसका इस्तेमाल किसान आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। वीरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राम राम साहब। जी सुरेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। राम राम साहब। जी राम राम। सुरेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। पूछिए अपना सवाल। मेरे को लाल भिंडी के बीज चाहिए, कहाँ मिलेंगे वो? और लाल भिंडी के बीज कहाँ मिलेंगे? ठीक है, आइए जानते हैं। जी, लाल भिंडी के बीज आपको एनएससी के पास मिल जाएंगे। एनएससी के आप जयपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जयपुर में एनएससी का क्षेत्रीय कार्यालय है जी, तो वहाँ से आपको लाल भिंडी का बीज इजीली मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, आपको यहाँ से सलाह मिल गई है और आप बिल्कुल संपर्क करें और लाल भिंडी के जो बीज है, उन्नत बीज है, वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनका सवाल जानते हैं। तुलसीराम चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तुलसीराम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। तुलसीराम जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार 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 जी नमस्कार तुलसीराम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारी बरसात होने वाली है जी, तो अभी बोई के लिए बाजरा और मूंग कौन सा बोए राजस्थान की मिट्टी में? ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। जी जी, आइए जानते हैं क्या सुझाव देंगे डॉक्टर शर्मा आप यहाँ पर। हेलो, आपके यहाँ के लिए MPMS 17 एक वैरायटी है। MPMS 17 और MPMS 21 नंबर वैरायटी हैं। ये यहाँ आपके ये थोड़े लंबी अवधि की हैं, और अगर आपको जो कम अवधि की वैरायटी अगर लगानी है तो उसके लिए आप HHB 67 इम्प्रूव्ड करके एक वैरायटी है जो आपके यहाँ काफ़ी प्रचलित है। वो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके क्षेत्र में किसान भाई इसको अभी भी, क्योंकि पानी की समस्या रहती है और ये 60-70 दिन की वैरायटी है, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर पानी की आपके पास में मात्रा जो है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो आप MPMS 17 वैरायटी आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है तुलसीराम जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर जी भीलवाड़ा राजस्थान से। आइए उनसे बात करते हैं। जी परमेश्वर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं परमेश्वर ठाकुर जिला भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ मैडम। जी तो मेरे को क्या कि मैडम सोयाबीन की बोना सोयाबीन, अच्छा, तो मैडम क्या कि हमारे उड़द यहाँ अभी नहीं होना बंद हो गए, तो मैं सोयाबीन लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए उन्नत किस्म कौन सी है मैडम? इसके बारे में जानकारी लेनी है मेरे को मैडम। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। ठीक है मैडम। सोयाबीन की आपके यहाँ पे अगर आपको सोयाबीन लगानी है तो सोयाबीन की अच्छी किस्म है JS 2034। आप उसकी 2034 की खेती कर सकते हैं। आपके यहाँ पे लंबी अवधि की है, अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो JS 335 भी एक वैरायटी है। वो 10 वर्षों से अधिक समय उसका हो चुका है, लेकिन अगर अभी 10 वर्षों के जो अंदर है, ये 2034 नंबर जो वैरायटी है, इसका आप उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई वैरायटियाँ हैं आपके यहाँ के क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड हैं, आप उनकी भी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल यहाँ पर जानते हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधा के बढ़वार के लिए जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसमें 16 होते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ जो है, जैसे वर्षा से कुछ हमारे पौधों को मिलता है, वायु से मिलता है, कुछ हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन, ये सब हमारे जमीन की ऊपरी सतह से मिलते हैं। इसके अलावा जो हमें खाद डालनी है, उर्वरक डालनी है, उसको हमको किस प्रकार से ध्यान में रख करके हमें डालना चाहिए? जी नंदस्वरूप जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पौधों को कुल 16 नहीं 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, जिसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो हमें हवा और पानी से मिल जाता है। बाकी जो 14 पोषक तत्व हैं उनके लिए हमको उर्वरकों पर निर्भर या मिट्टी पे जो पोषक तत्व हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अधिक जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है फसल को। और इसके अलावा जो गौण तत्व हैं, जिसे हम द्वितीयक तत्व, पोषक तत्व भी कहते हैं, जैसे कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इनकी अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और इसके अलावा होते हैं हमारे जो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। और इसमें एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हर पोषक तत्व का एक अपना अहम रोल होता है।
उसकी एक खास भूमिका होती है और उससे किसी दूसरे पोषक तत्व द्वारा उसको संपन्न नहीं किया सकता। उसका काम उसी पोषक तत्व को करना होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखने के लिए ये करना होगा कि सबसे पहले तो हम मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच से हमें पता लग पाएगा कि किस पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि इसमें क्या होगा, यदि मान लीजिए आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है, उसकी कमी है और आप उसमें डीएपी और पोटास और यूरिया का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आपको वांछित उपज नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसमें जिंक की आपूर्ति नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको मिट्टी की जांच कराना आवश्यक होगा। और इसके अलावा हमें क्या, जैसे कोई भी हम बुआई करते हैं तो उसमें जो फास्फोरस और पोटास, उसकी जो मात्रा है बुआई के समय ऊर कर देनी चाहिए। मतलब हमें छिट्टा मारने के बजाय ऊर के बीज के नीचे 4-5 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल करके देना चाहिए, ताकि उससे उसकी अच्छी उपयोग दक्षता होती है। और यूरिया का जो हमें उपयोग है वो हमें किस्तों में करना चाहिए, यानी एक साथ नहीं करके, जैसे 1/3 आपकी बुआई के समय और आपके 1/3 जैसे पहली सिंचाई के समय, या और बाकी जो 1/3 है वो फूल आने के 1 सप्ताह पहले करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, शंकर जी। आइए उनसे बात करते हैं पहले। जी शंकर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हाँ हेलो जी शंकर जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरा सवाल है मैडम जी कि ये सोयाबीन में जो खोर कीड़ा और चक्री भुंगा लगता है, इसमें बीजों के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते। अच्छा ठीक है, बीजोपचार के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ, कौन से कीट की बात कर रहे हैं आप शंकर जी? सोयाबीन में लगने वाले कीट के बारे में वो जानना चाहते कि उससे बचाव के लिए किस तरह से बीजोपचार उनको करना चाहिए। अगर आपके दीमक वगैरह की वहाँ पे आपके प्रॉब्लम है या रस चूसक जो कीड़े आते हैं, उनके लिए शुरू में ही उसके साथ में उपचार किया जा सकता है। आप 2 ग्राम, बीमारी अगर लगती है तो 2 ग्राम बेवेस्टीन पर किलो के हिसाब से 2 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर अगर बताएं कौन सा कीड़ा लग रहा है तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं। आप कृपया तो बताएं कौन से कीट की आप बात कर रहे हैं। बीमारी के लिए तो आप बेवेस्टीन जो दवाई है उसके आप बीज को उपचार करें जी। और अगर कोई कीड़ा लगता है स्पेसिफिक, अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो उसके लिए आप बताइए जी जी। और उसका जो दवाई का ट्रीटमेंट करेंगे उसका 15 से 20 दिन तक असर रहता है। उसके बाद में फिर आपको ऊपर से स्प्रे करना पड़ेगा जो कीड़ा आपके ऊपर वहाँ पे प्रकोप जिसका ज़्यादा रहता है। बिल्कुल शंकर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, महेश चंद जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी। जी महेश जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे देरी होगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी हेलो जी महेश जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछें और टीवी की आवाज बंद करते हैं। जी मैडम जी, मैं मक्का के बारे में पूछना चाहता हूँ, कौन सा बीज लगाना चाहिए डायरेक्ट? किस फसल के बीज के बारे में जानना चाहते हैं? जी मक्का के। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। तो मक्का की कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शर्मा? मक्का के लिए आपके जो HQPM वैरायटी हैं, आप उसका भी एक सिंगल क्रॉस वैरायटी, आपको अगर पैदावार लेनी है तो सिंगल क्रॉस जो वैरायटीज़ हैं आप उसका इस्तेमाल करिए। आपके वहाँ पर NSC के पास में कोई अभी ऐसी जो वैरायटी नहीं है हमारे जो आपको दी जाए, लेकिन आप सिंगल क्रॉस वैरायटी आप देखिए, जो सिंगल क्रॉस हो आप उसको लगाइए। अगर वो ना मिले तो कंपोजिट जो वैरायटी है उसको भी आप लगा सकते हैं और उससे भी एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत जी बिहार से, उनसे बात करते हैं। विक्रांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विक्रांत जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नमस्कार मैडम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। भिंडी लगाने के लिए हाइब्रिड कौन सा लगाए मैडम? भिंडी लगाना चाहते हैं? जी मैडम। जी ठीक है। भिंडी पूसा 5 एक है, आप वो लगा सकते हैं, पूसा 5 नंबर भिंडी। जी मेरे पास ये है, आप देख सकते हैं, पूसा 5 का एक पैकेट भी है जी। और एक लाल भिंडी भी है, आप वो भी आप लगा सकते हैं, NSC के पास में वो भी अवेलेबल है।
ठीक, तो बिल्कुल, तो आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और इसके ज़रिए आपको अच्छी पैदावार भिंडी की ज़रूर मिलेगी। तो विक्रांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रमेश वर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने देखा है कि इतने सालों से रासायनिक उर्वरकों का जो किसान है वो काफ़ी अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी जो परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, ये हमारे सामने आ चुका है। ऐसे में जो जैव उर्वरक हैं, इनकी क्या महत्ता है? देखिए, जैव उर्वरक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे ये क्या है कि इनके उपयोग से जो फसल का स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। और ये क्या करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक अभी उपलब्ध हैं और आजकल तरल रूप में ये जैव उर्वरक उपलब्ध हैं। इनका हम जैसे बीज का उपचार कर सकते हैं, जो हम पौध लगाते हैं रोपाई से पहले उनकी जड़ों को उसमें डुबो के उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालते हैं खेत में, उसका भी हम इससे उपचार कर सकते हैं। उसका ये होगा जैसे जीवाणु खाद के नाम से भी नहीं जानते हैं, इसका क्या सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसमें कोई खाद नहीं होते, इसमें केवल जीवाणु होते हैं। यदि एक मिलीलीटर तरल की बात करें, 1 ml जो जैव उर्वरक है उसके अंदर करीब 10 करोड़ जीवाणु उपलब्ध होते हैं और वो पूरी तरह से लाभदायक होते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और उसमें जो ज़मीन में जो हमारी जो पोषक तत्व हैं जो कि फसल को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या जो हवा से जो नाइट्रोजन है वो, जैसे आपने देखा होगा दलहनी फसलों में गांठ बनती है, वो उनमें जीवाणु पाए जाते हैं और वो जो ज़मीन से या हवा से जो नाइट्रोजन है वो लेके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही जो पोटास है, जिंक है, फास्फोरस है, इन सभी से संबंधित जैव उर्वरक उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो रासायनिक खाद की कमी भी कर सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम फसलों में उर्वरकों के प्रयोग और खरीफ में बीज की उपलब्धता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि इन विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। आरिफ जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। आरिफ जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गन्ने की फसल में सितंबर जी, गन्ने की फसल में आप अपना वाक्य पूरा करें जी। गन्ने की फसल में सितंबर के महीने से गन्ना बड़ा हो जाता है तो ऊपर जाके पतला पड़ जाता है,
और उसकी बढ़त लगभग रुक जाती है, छोटी छोटी पोरियां हो जाती हैं, तो उसका क्या कारण है और क्या इसका उपचार होगा? जी बताएं क्या वजह हो सकती है? जी आरिफ जी, ये हो सकता है कि गन्ने में जैसे मान लीजिए किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी उसमें हो सकती है, जिससे उसकी जो आपने बताया, क्योंकि नई पत्तियों में जो अगर नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो सल्फर या इसमें आयरन का कुछ कमी हो सकती है। क्योंकि नत्रजन की यदि बात करें तो नत्रजन तो उसमें नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो उसमें आप जो पोषक तत्व हैं जैसे फेरस सल्फेट का 1% का आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे यदि जो आयरन से, जो लोह की कमी से यदि कोई जो इस तरह का जो पीलापन आया है तो उसमें ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र जी, जालौन उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करें। धीरेन्द्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। धीरेन्द्र जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो धीरेन्द्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो जी हेलो जी धीरेन्द्र जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। बताएं धीरेन्द्र जी क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा सवाल था, जो खरीफ का सीजन शुरू होने जा रहा है, जी जो खरीफ का सीजन जो शुरू होने जा रहा है उसमें क्या तिली की खेती के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, और कोई अच्छी किस्म बताइए तिली के बीज की। तिल की, जी आइए जानते हैं। धीरेन्द्र जी तिल की किस्म बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी अभी बात हुई थी। GT 5 नंबर एक वैरायटी है गुजरात तिल करके, और राजस्थान से भी एक वैरायटी निकली हुई है राजस्थान तिल 351 RT 351। तो आप ये तिल का बीज NSC में संपर्क करके आप ले सकते हैं, आपको वहाँ से ये तिल का बीज मिल जाएगा। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय या जो प्रक्षेत्र कार्यालय हैं, एरिया ऑफिस हैं, वहाँ से आप संपर्क करिए, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। डॉक्टर शर्मा बताएं हमें खरीफ के लिए और किन किन फसलों के बीजों की उपलब्धता इस वक्त है राष्ट्रीय बीज निगम में? NSC के पास में, राष्ट्रीय बीज निगम के पास में अभी सोयाबीन, बाजरा, उर्द, मूंग, रागी, फॉडर की जो किस्में हैं, ज्वार या फॉडर बाजरा जी, धान, सभी बीजों का जो सभी किस्मों की इनकी जो फसलें हैं इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। लगभग 3 से 4 लाख क्विंटल NSC के पास बीज उपलब्ध है। बिल्कुल। सब्जियों की बात करें तो भिंडी के बारे में तो आपने बताया कि किस तरह से इसकी बीज की उपलब्धता है। इसके अलावा और कुछ सब्जियां जिनके बीज आपके राष्ट्रीय बीज निगम से किसान ले सकते हैं? राष्ट्रीय बीज निगम के पास में जो अन्य फसलों के बीज बताएं, इसके अलावा वेजिटेबल जो सब्जियों की बीज हैं उसकी प्रचुर मात्रा में जो उपलब्धता है। आप जो जितनी भी बेल वाली फसलें हैं, मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने घर के लिए किचन गार्डनिंग तो जरूर लगाएं। थोड़ा बीज लेकर के अपने आसपास बीज का जो अपने घर पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, उससे अपनी जो घिया है, तोरई है, उससे अपना घर का खर्चा निकाल सकते हैं, चला सकते हैं। और NSC का एक 100 रुपये का एक पैकेट आता है जिसमें 7 से 8 सब्जियों के बीज एक किसान को मिल जाते हैं। उसमें किसान भाई अपना बीज लगा सकता है। इसमें भिंडी है, तोरई है, घिया है, टिंडा है, और दूसरी भी जो और किस्में हैं जो आती हैं वो सब किसान भाइयों को मिल जाएंगी। बिल्कुल, एक ही किट में कई तरह की जो सब्जियां हैं उनके बीज आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर वर्मा आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया किस तरह से जो जैव उर्वरक है वो पर्यावरण की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है। इनका प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसका हम जैसे बीज का उपचार कर सकते हैं, तो बीज के उपचार में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यदि आप बीमारी के लिए फफूंदनाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहले आप फफूंदनाशी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कीटनाशी दवा का करेंगे यदि उसका कर रहे हैं तो, और सबसे अंत में आप जैव उर्वरक का उपयोग करेंगे। और इसमें ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका लगभग 5 मिलीलीटर मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है, तो उसमें आप ये करें कि अगर आवश्यकता हो थोड़ा पानी मिला लें, और उसको बीज की एक सतह, मतलब उस जो अपना जैव उर्वरक की मात्रा है उसमें कुछ पानी मिला लें, और एक बीज पे एक परत उस पर, मतलब पूरी बीज पे आ जाए, उसको हाथ से अच्छे से सीड पे मिला दें ताकि एक सतह उस पर बन जाए, और उसको फिर
छांव में कुछ देर सुखा लें और छांव में सुखाने के बाद ही फिर उसको बुआई के काम में लें। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में आज दी है और हमें उम्मीद है कि किसान इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने जाना कि किस तरह से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना बेहद जरूरी है और अच्छे बीज का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है, तभी आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो हैं चावल का निर्यात और विदेशी सब्जियों की संभावना। तो इन विषयों पर कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी और इस दौरान आप टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इस बीच आप हमारे ईमेल आईडी पे सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर भी आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।